एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से कि जब हम इनको प्रत्यार्पण करना चाहते हैं, जैसे अभी बॉर्डर पर ले गए हैं, तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, हमारा विदेश मंत्रालय लगातार उनके संपर्क में रहता है, पासपोर्ट वीज़ा ऑफिस, वो कह देते हैं कि उनका प्रीवियस कोई रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है। तो हमें यानी भारत को प्रूव करना पड़ जाता है कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि उनका जो रिकॉर्ड सेक्शन है उनका पाकिस्तान का पासपोर्ट वीजा वहाँ रिकॉर्ड नहीं है ना सर, पल्ला झाड़ता है ना कि मतलब यहाँ पर रहें, और जासूसी के भी सर बहुत सारे केसेस पहले आ चुके हैं सामने। जी हाँ, होता ये है क्योंकि हमने इसी तरह की कुछ दुविधा तब झेली थी जब श्रीलंका से काफ़ी बड़ी तादाद में तमिल भारत में आ गए थे। इसी तरह की दुविधा हम बांग्लादेशियों के साथ झेल रहे हैं काफ़ी दशकों से, और रोहिंग्यास के साथ भी। वहाँ पर भी ये डिफ़िकल्टी आई थी कि जब हम रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को पकड़ कर ले जाते हैं वहाँ पर, तो बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर नहीं घुसा पाते हैं। तो होता यह है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखिए, एक ऑप्शन है कि उनको भारतीय जेल में अलग अलग तरह के नियमों की तादाद रखा जाए। दूसरा है कि एक रिफ्यूजी जेल या ओपन जेल सिस्टम है, जहां पे हम उनको तब तक रखते हैं जब तक कि भारत की सरकार को प्रूव करना पड़ता है कि वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, डॉक्यूमेंट उनको दिखाने पड़ते हैं। अभी पाकिस्तान के इसमें भी यहाँ हमारे मेहमान रहेंगे कुछ दिनों, ओपन जेल, क्लोज जेल, या एक एरिया निर्धारित कर दिया जाता है जहाँ ये रहते हैं, और एसएचओ को रेगुलरली इनको रिपोर्ट करना पड़ता है वहाँ, लोकल एसएचओ को। तो उसके बाद भारत सरकार को प्रूव करना पड़ेगा पाकिस्तान को कि ये उनके सिटीजन हैं। दिक्कत ऐसे आ जाती है कि कई बार इन्होंने भारत का नागरिक बनने के लिए अप्लाई किया होता है, और जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में भारत के पास जो ऑप्शन है कि हम इनको क्लियरली मना कर दें या इनकी भारत की सिटीजन बनने की एप्लीकेशन सर क्विकली एक जवाब, रहे। ये पाकिस्तान की डीप स्टेट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इंटेंशनल मूव नहीं है पाकिस्तान का, इनको ना लेने के लिए कहना। हाँ, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बीच बीच में इस तरह के नागरिकों को भारत में भेजता है। अभी भी पूर्णिमा जी आप देखें, हर साल हजारों पाकिस्तानी भारत में आ जाते हैं, और विदेश मंत्रालय डेटा पब्लिश करता है, इंटेलिजेंस की मंथली इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है कि वो भारत में आके हजारों में से ज्यादातर चले जाते हैं, लेकिन 30-40 जो हैं भारत में कबूतर बन जाते हैं। और ये भारत में अलग अलग जगह पर जाकर दूर दराज के क्षेत्रों में छद्म नाम से रहते हैं, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, और शायद पाकिस्तान के लिए स्लीपर सेल का काम करते हैं। लेकिन होता यह है कि आस्ते आस्ते हमारी इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स पकड़ लेती हैं, जो लोकल पुलिस होती है, बीट कांस्टेबल, एसएचओ, उनको पता लग जाता है, तो उनको निर्देश दिया जाता है कि इनके ऊपर नजर रखेंगे, और उनको बोल दिया जाता है कि आप हर सोमवार को या हर महीने की 2 तारीख को आके एसएचओ को रिपोर्ट करेंगे। तो अगर ये कोई देश विरोधी कार्यक्रम में लिप्त हैं तो पता लग जाता है। ठीक है, पहले रफीक राथर साहब आप अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा, फिर सुलेमान साहब आपके पास, और फिर महेश जी आपके पास आती हूँ। पाकिस्तान की बात करें, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई इलाज के लिए आया है, पार्टी के लिए आया है, कोई टूरिस्ट वीजा, तो उनकी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा क्रिमिनल का जिनने यहाँ पर क्या किए पिछले 30 साल से 40 साल से 50 साल से यहाँ पर रह रही है, और जो अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे उन्होंने बाकायदा अप्लाई किया है सिटीजनशिप के लिए। अब सिटीजनशिप उनकी अप्लाई, अब ये अदर प्रोसेस है, ना वो रिजेक्ट हुई है ना एक्सेप्ट हुई है, लेकिन ऐसी लेडीज जिनके बच्चे हैं, जिनके पोते पोते हैं, 60-70 साल की एज है, पाकिस्तान में ना उनका बाप है, ना माँ है, ना भाई है, ना कोई रिश्तेदार अफगानी है, ऐसी बुजुर्ग औरत को अगर आप ले जाएंगे तो आप मुझे बताइए कहाँ भेजते हैं आप, जो 50 साल से 40 साल से आप यहाँ पर रह रही। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको याद रखनी चाहिए 2010 में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी के तहत कुछ मिलिटेंट्स को सरेंडर करवाया, जो पाकिस्तान में थे। बाद में एक पॉलिसी बने, उन्होंने वहां क्या क्या की थी, और वो वहां से वापस आकर उन्होंने यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी के सामने सरेंडर किया, और तब से आज तक 20-25 साल से वो रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज है, उनकी बीवियां, उनके बच्चे हैं। आज उस पॉलिसी को भी आप नेगेट कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। मुझे पता है जो औरत यहाँ पर आई है 30 साल से 35 साल से 25 साल से चाहिए कहा, कमाल है। इसके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग आपको लगता है मतलब हम रखें सर सारा ह्यूमैनिटेरियन, हम रख ले सारा ह्यूमैनिटेरियन एंगल, हम रख ले सारा ह्यूमैनिटेरियन एंगल, क्योंकि हम तो बैठे इसीलिए हैं,
हम इसीलिए बैठे हैं कि सारा मानवीय व्यवहार हम करेंगे और पाकिस्तान अमानवीय व्यवहार पे व्यवहार करता रहे, लेकिन हम ये सोचे कि बेचारे लोग कहां जाएंगे। बड़ी दिक्कत है सर, कैसे करेंगे? तो क्या ये पाकिस्तान के एजेंडे के बाहर के लोग हैं? पाकिस्तान के एजेंडे से ये बाहर के लोग हैं सर। पाकिस्तान के तो क्या आप गारंटी लेते हैं, राठौर साहब गारंटी लेते हैं, महबूबा मुफ्ती गारंटी लेती हैं कि इन्होंने कभी भी भारत के अंदर रहते हुए स्लीपर सेल की तरह काम नहीं किया? आपको 50 साल तक याद नहीं आया कि ये देखो 50 साल तक ये याद नहीं आया? राठौर साहब, आपको तो कितने सालों से ये याद ही नहीं आया कि कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई अधिकार ही नहीं है। आपको तो सालों साल से इस बात का याद नहीं आया कि कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है, और आज भी आपको ये मालूम नहीं है। आप मुझे 50 सालों की याद की जिक्र करते हैं, पीडीपी का जरा बताइए सर कि पीडीपी को क्या याद रहा इतने सालों में? मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा पीडीपी ने झेला है जम्मू कश्मीर के लोगों ने। हमें दरस न दे रहे आप, हाँ। हमें लेसन न दे रहे कि हमने क्या सीखा। हमने 35 साल में अपने बच्चों की लाशें उठाई हैं, हमने अपनी की लाशें दफन की हैं, इसलिए आप हमें ये ना ज्ञान दे। हमने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा है, पिछले 35 साल से सफर कर रहे हैं हम, इसलिए आप हमें ये ना बताइए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने गलतियां की उनको निकालें यहाँ से। लेकिन जो मुल्क में रह रहे हैं 40 साल से 50 साल से बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को एक रूल लेना चाहिए हमारा। सुलेमान साहब जवाब दीजिए। देखिए पूर्णिमा, अभी सब लोगों ने पैनल पे अपनी अपनी ओपिनियन रखा, अपनी अपनी राय पेश करी। सबसे पहले तो जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं सौरभ दुबे जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और ये बहुत अहम है। बड़े जोशो खरोश के साथ इन्होंने कहा स्लीपर सेल जो है, जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले या उसको चाहने वाले या उसकी मदद, सबसे पहले उनको निकाल के फेंकना चाहिए, सजा होना चाहिए। आपने भी डीप स्टेट की बात करी, स्लीपर सेल की बात करी, देश के दुश्मनों की बात करी, बिल्कुल होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और मैं समझता हूं हर भारतीय, विपक्ष भारतीय, हर भारतीय इस बात का इनका साथ देगा कि ये होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का खतरा देश में है तो बाहर से ज्यादा हमें अंदर खतरा हो जाएगा। बस मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक साहब है संजय सरोज, जो बीजेपी के नेता हैं, वो टेरर फंडिंग के आरोपी हैं और वो लश्कर तैयबा की टेरर फंडिंग करते हैं। और अभी पार्लियामेंट के चुनाव में भाजपा के सांसद ने उन्हें स्टेज पे बिठाया था। ठीक है। दूसरी बात, एक बीजेपी आईटी सेल के आदमी है ध्रुव सक्सेना, वो पकड़े गए थे पाकिस्तान की आईएसआई की मदद करते हुए, उसके लिए जासूसी करते हुए, बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी वाइस चेयरमैन। तीसरी बात, लश्कर टेररिस्ट एक पकड़ा गया था, वो जम्मू बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे का आईटी सेल का चीफ था, उसका नाम है तालिब हुसैन शाह। ये एनडीटीवी की खबर है। दूसरी मैंने तीनों में मेरे सामने खुली हुई खबरें, वहां से पढ़ के बता रहा हूं। तो दुबे जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी के पदाधिकारी जो पकड़े गए स्पाइंग करते थे और आज अपना बीजेपी सीना चौड़ा कर रही है, तो इन्हें भी इस पे साफ होना चाहिए कि बीजेपी के लोग क्यों आईएसआई की मुखबिरी करते हैं, पाकिस्तानी करते हैं। दूसरी बात, महेश वर्मा जी बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे याद आता है सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ ओपोजिशन होती थी, बड़ी जबरदस्त स्पीकर थी, ओरेटर थी, वक्ता थी। मैं मानता था कि शानदार बोलती थी वो, और वो कहती थी पार्लियामेंट में खड़े होके कि कांग्रेस सरकार को एक सर की जगह 10 सर लाना चाहिए। हम इस पे बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे महेश वर्मा जी, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको सिर्फ 1 मिनट मैडम, 1 सेकंड, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा में उस जमाने में कहती थी कि जवाब ले लेती हूँ सर, जवाब ले लेती हूँ, थोड़ा टाइम का रेस्ट्रिक्शन, जवाब दीजिए। पुलवामा पे आतंकी हमला कर दिया, सुनिए, पुलवामा पे आतंकी हमला कर दिया पाकिस्तान ने, उरी में कर दिया, पठानकोट में कर दिया, यहाँ कर दिया, पहलगाम में कर दिया, और तमाम 11 साल में हो गए। और दुबे जी, सौरभ दुबे जी 11 साल मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बने हुए हो गए। ये आक्रोश मैं आपके साथ हूँ, आपको प्राइम मिनिस्टर से सीधे पूछना चाहिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हम पूछते हैं तो आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। सब लोगों को पूछना चाहिए कि 11 साल में आपने क्या किया। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, लेकिन इस एक उम्मीद के साथ सर, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। सर जवाब लेने दीजिए, टाइमर रखेंगे जरा। महेश सर पहले एक बार महेश जी से जवाब दूंगी। महेश जी का टाइमर रखेंगे 30 सेकंड्स का। लेकिन साथ ही सुलेमान साहब, एक बात की मैं उम्मीद जरूर करती हूँ कि आगे चल के कोई कुछ करे या ना करे, कम से कम कोई भी पार्टी, सर कम से कम कोई भी पार्टी पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत ना करे। कोई भी पार्टी पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत ना करे, ये कसम खा लीजिए सर आप लोग।
महेश जी के लिए टाइमर रखेंगे, 30 सेकंड्स का जवाब लेंगे। वो लोग हमारे को ठीक मार रहे हैं, मोदी जी बिरयानी खाते हैं वहां जाके। ठीक है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। महेश जी जवाब लेंगे, पहले महेश जी। सर समय ओवर है सर, एक एक करके मैं दोनों से जवाब ले लेती हूं। शरीफ के साथ जाके ठीक है, जवाब ले लीजिए सर। महेश जी के लिए टाइमर रखेंगे 30 जब सेकंड। देश में हम जब पहलगाम का त्रासदी हुआ, देश में पूरा जब मातम पच रहा था, तो देश के एक दामाद जो है, एक परिवार का दामाद जो है, क्या कह रहा था कि मुसलमानों के साथ जो है अगर यहाँ पे इसी तरह का भेदभाव होगा तो इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। ये कौन था? नेहरू गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वडेरा जो है, इस देश में जब इस तरह के बोल बोलते हैं, याद करिए तो आदमी क्या सोचे। आप हमारा उदाहरण दे के समझा रहे हैं, हमने तो उनको अरेस्ट किया। जो लोग भी थे देशद्रोही हों या जो देश के ठीक है सौरभ जी, खिलाफ जल्दी से खत्म, 10 सेकंड में सर करेंगे। देखिए दूसरी बात, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि करा कोई क्या भी ये राजनीतिक बताइए, पार्टी हमले क्यों हो रहे हैं? आतंकवादियों को ज्वाइन नहीं कराती। अगर कोई ज्वाइन हो रहे हैं, करता हमले है बताइए। उसको पार्टी बाहर निकाले। हमले लेकिन किससे दूसरी हुई है? बात, शर्मसार होने का विषय तब था जब लाखों कश्मीरियों का हत्यारा जो कश्मीर में उसको हम पाकिस्तान पीएमओ बुला करके उसको बिरयानी खिलाते थे, रेड कारपेट बिछा करके। यासीन मलिक की बात कर रहा हूँ। देश तब शर्मिंदा होता था, देश तब शर्मिंदा होता है जब हमारे जो है सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल उठाए जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं। देश शर्मिंदा तब होता है जब सेना के शौर्य पे प्रश्न उठाया जाता है, सेना के जो सेनाध्यक्ष है उनको गुंडा कहा जाता है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। आतंकवादियों से जुड़ा किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा दीजिए। और कुछ चंद पैसों के चक्कर में अगर हमारे देश में गद्दार पड़ रहे हैं, उनको भी निकालिए। लेकिन फिर कहने वालों को अच्छा, ये वो भी जो नहीं कहना चाहिए। आतंकियों को छोड़ के आए थे वाजपेयी सरकार में, अरे आप यही सुलेमान साहब, अगर भी हमलों को लेकर अगर तमाम हमलों का जिक्र किया जाएगा कि ये हमले क्यों हुए, आतंकी हमले देश में क्यों हुए, तो फिर ये भी पूछा जाएगा कि 26/11 का हमला कैसे हो पाया। तब भी पूछा जाएगा उन लोगों से जिन्होंने कहा कि अगर तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं हो सकती। सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन जो जिनके हैं कम से कम वो उनको ले लें, हमें बख्शें, भारत देश को छोड़ें और जाएं अपने मुल्क और उनका मुल्क उनको अपना ले। बस यही फिलहाल सोचते हैं और नहीं अपना रहे हैं तो भारत सरकार उसके लिए स्ट्रिंजेंट एक्शन ले। शुक्रिया आपका महेश वर्मा जी। सुलेमान साहब आपका भी शुक्रिया। रफीक राथर हमारे साथ जुड़े थे। यूके देवनाथ सर, सौरभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।